नमस्कार, मैं हूं कुमार। नेशनल अफेयर में आपका स्वागत है। देखिए, आप लोगों ने चाइना के फर्स्ट एयरक्राफ्ट कैरियर लियाओनिंग का नाम तो सुना ही होगा। ये चाइना का फर्स्ट एयरक्राफ्ट कैरियर था जिसे चाइना ने लॉन्च किया था 2012 में, लेकिन चाइना ने इसको खरीदा था यूक्रेन से। लेकिन देखिए, चाइना के इस फर्स्ट एयरक्राफ्ट कैरियर को लेकर एक काफी अजीब सी न्यूज है और इसमें लिखा है रशिया वांट्स इट्स लियाओनिंग एयरक्राफ्ट कैरियर बैक दैट चाइना परचेज फ्रॉम यूक्रेन फॉर ए फ्यू बोतल ऑफ वोडका। मतलब चाइना ने यूक्रेन से ये एयरक्राफ्ट कैरियर इतना सस्ता खरीदा था कि फिलहाल रशिया में इसके प्राइस का कंपैरिजन हो रहा है कुछ बोतल ऑफ वोडका से, और रशिया में डिमांड उठ रही है कि रशिया को चाइना से एयरक्राफ्ट कैरियर वापस खरीदना चाहिए। अब देखिए, बात करेंगे इस बारे में, लेकिन इससे भी इंटरेस्टिंग चीज ये है कि चाइना ने ये जो शिप था जिसको बाद में उसने नाम दिया लियाओनिंग एयरक्राफ्ट कैरियर, इसको यूक्रेन से एक्वायर कैसे किया था। कैसे चाइना ने वेस्टर्न कंट्रीज की आंखों में धूल झोंकने के लिए यूक्रेन से धोखे से एयरक्राफ्ट कैरियर हासिल किया और फिर फाइनली इसको एक कॉम्बैट शिप के रोल में बदल दिया। ये कहानी काफी इंटरेस्टिंग है, लेकिन पहले बात करते हैं फिलहाल रशिया में इसको वापस खरीदने की डिमांड क्यों उठ रही है। देखिए, रशिया में एक लिबरल डेमोक्रेटिक पार्टी है और उसके एक लीडर है सार्गी कार्गिनोव। उन्होंने रशियन गवर्नमेंट को सजेस्ट किया है कि रशियन गवर्नमेंट को चाइना से वो सोवियत एयरक्राफ्ट कैरियर वापस खरीद लेना चाहिए जिसे चाइना ने खरीदा था यूक्रेन से और जिसका नाम है फिलहाल लियाओनिंग। देखिए, लिबरल डेमोक्रेटिक पार्टी ऑफ रशिया ये एक राइट विंग पॉपुलिस्ट और अल्ट्रा नेशनलिस्ट पॉलिटिकल पार्टी है, और जब से ये पॉलिटिकल पार्टी बनी तब से लेकर 2022 तक इसके लीडर थे व्लादिमीर जिरिनोस्की, और व्लादिमीर जिरोनिस्की की रिसेंटली डेथ हुई है। और रशियन लिबरल डेमोक्रेटिक पार्टी के लीडर सार्गेई कार्गिनोव का कहना है कि रशिया को इस एयरक्राफ्ट कैरियर को वापस खरीदकर इसका नाम रख देना चाहिए व्लादिमीर जिरिनोस्की के नाम पर। देखिए, ये पॉलिटिकल पार्टी रशिया ने जो इन्वेजन किया है यूक्रेन का उसको पूरे तरीके से सपोर्ट करती है। देखिए, कार्गिनोव का कहना है कि ये जो लियाओनिंग एयरक्राफ्ट कैरियर था, जब सोवियत यूनियन डिवाइड नहीं हुआ था तब ये अंडर कंस्ट्रक्शन था, तब इसका नाम था वॉरियक, और जैसे ही सोवियत यूनियन डिवाइड हुआ ये एयरक्राफ्ट कैरियर आ गया यूक्रेन के पास। बाद में चाइना ने इसे खरीद लिया यूक्रेन से, लेकिन एयरक्राफ्ट कैरियर बनाने के लिए नहीं, एक कैसीनो में कन्वर्ट करने के लिए। लेकिन कैसीनो में कन्वर्ट करने की बजाय चाइना ने इसको कन्वर्ट कर दिया एक कॉम्बैट शिप में और इसका नाम रख दिया लियाओनिंग शिप। कार्गिनोव का कहना है कि ये जो वॉरियक शिप था ये रशिया का एक मेन शिप होना था, लेकिन ऐसा नहीं हो पाया, और इसलिए वो चाहते कि रशिया इस शिप को वापस खरीदे और उसे ब्लैक सी फ्लीट का हिस्सा बनाए। लेकिन देखिए, इससे पहले ये भी इंपॉर्टेंट है कि इस शिप को वापस खरीदकर ब्लैक सी फ्लीट में शामिल करने की डिमांड क्यों हो रही है, क्योंकि ब्लैक सी में रशिया की जो नेवल फ्लीट है उसका मेन रोल है यूक्रेन पर हमला करने में। लेकिन यूक्रेन का कहना है कि इस एरिया में फिलहाल रशिया का सिर्फ एक वेसल है, यानी एक शिप है, और उस पर भी क्रूज मिसाइल नहीं है। इसका मतलब अल्टीमेटली रशिया का ब्लैक सी में ऐसा कोई भी बैटल शिप नहीं है जिस पर क्रूज मिसाइल लगी हो। और वहीं दूसरी तरफ यूक्रेन ने क्राइमिया और सेवास्टोपोल पोर्ट पर हमले स्टार्ट कर दिए हैं और यहीं पर तैनात है रशिया की ब्लैक सी फ्लीट। हालांकि देखिए, आप सार्गेई कार्गिनोव के इस आइडिया को एक दूर का सपना कह सकते हैं, क्योंकि ये ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल है। चाइना अपने फर्स्ट एयरक्राफ्ट कैरियर लियाओनिंग को वापस तो नहीं देने वाला रशिया को। लेकिन देखिए, वापस थोड़ा सा हिस्ट्री में जाकर ये जानना बहुत ही इंटरेस्टिंग है कि चाइना ने कैसे एक मास्टर प्लान तैयार किया यूक्रेन से ये शिप एक्वायर करने के लिए। ये एक सोवियत कुज्नेत्सोव क्लास क्रूज कैरियर था जिसे चाइना ने परचेज किया था इनकम्प्लीट स्टेट में, मतलब इसका कंस्ट्रक्शन पूरा नहीं हुआ था, इसके इंजन भी लोड नहीं किए गए थे। लेकिन प्रॉब्लम यह थी कि इस शिप पर लगा था 12 पीस 700 ग्रेनाइट एंटी शिप मिसाइल सिस्टम। कुज्नेत्सोव वाज टेक्निकली क्लासिफाइड एज एन एयरक्राफ्ट कैरिंग क्रूजर, और यही एक प्रॉब्लम थी क्योंकि मॉन्ट्रो कन्वेंशन के अकॉर्डिंग कोई भी एयरक्राफ्ट कैरियर ब्लैक सी से होकर मेडिटेरेनियन सी तक नहीं जा सकता वाया बोस्फोरस स्ट्रेट अगर उसका वेट 15,000 टन से ज्यादा है। जब सोवियत यूनियन डिवाइड हुआ उस वक्त ये शिप, जिसका नाम तब वॉरियक था, ये सिर्फ 2/3 कंप्लीट हुआ था, और यूक्रेन के पास इसे कंप्लीट करने के लिए ना तो वेपन थे ना ही इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट, और इसीलिए इस प्रोजेक्ट पर 1992 में काम बंद कर दिया गया। यूक्रेन के पास तब पैसों की कमी थी, तो उसने डिसाइड किया इस शिप को बेचने के लिए। यह शिप आता है 55,000 टन की कैटेगरी में, यानी इसका डिस्प्लेसमेंट है 55,000 टन। तब यूक्रेन ने 3 कंट्रीज को अप्रोच किया था इस शिप को बेचने के लिए, एक था चाइना, एक इंडिया और तीसरा रशिया। ना ही उस वक्त रशिया इंटरेस्टेड था और ना ही इंडिया, लेकिन चाइनीज नेवी को उस वक्त एक एयरक्राफ्ट कैरियर की दरकार थी, इसीलिए चाइना ने एक टीम भेजी यूक्रेन में इस शिप के इंस्पेक्शन के लिए, और उस टीम ने एडवाइस किया कि चाइना को यह शिप खरीदना चाहिए। लेकिन देखिए, उस टाइम पर चाइना के दिमाग में एक और टेंशन थी। उसे लगा था कि अगर चाइना एक एयरक्राफ्ट कैरियर खरीदेगा तो इससे वेस्टर्न कंट्रीज और यूएस नाराज हो जाएंगे, और उस वक्त चाइना अपनी इकोनॉमी को धीरे धीरे खोल रहा था
उसे इन्वेस्टर्स चाहिए थे वेस्टर्न कंट्रीज से और यूएस से, इसीलिए वो उनको भी नाराज नहीं कर सकता था। और फिर चाइना की पीपल्स लिबरेशन आर्मी यानी पीएलए ने एक प्लान बनाया। देखिए 1996 में चाइना की इंटेलिजेंस एजेंसी के हेड जो थे जी शेंगदे, उन्होंने कांटेक्ट किया चाइना के एक फेमस बास्केटबॉल प्लेयर से जिनका नाम था जू जेंगपिंग। जू जेंगपिंग बाद में एक सक्सेसफुल बिजनेसमैन बन गए चाइना में और उन्होंने कई इंटरनेशनल इवेंट ऑर्गेनाइज किए। वो एक काफी बड़ा नाम थे उस वक्त चाइना में और इसीलिए चाइना की आर्मी ने उनको कांटेक्ट किया, क्योंकि चाइना की पीएलए चाहती थी कि चाइना की तरफ से ये जो बास्केट प्लेयर थे जू जेंगपिंग, ये इस एयरक्राफ्ट कैरियर को खरीदे और वो भी अपने नाम पर, और यूक्रेन में जाकर ये कहें कि मैं इस शिप को एक कैसीनो में बदलना चाहता हूं। अब इससे क्या होता, किसी का भी शक एंड स्पेशली वेस्टर्न कंट्रीज का चाइना की आर्मी पर नहीं जाता, क्योंकि सभी को लगता कि एक बिजनेसमैन एक पुराने कबाड़ शिप को खरीद रहा है जो कंप्लीट भी नहीं है, शायद वो उसको कैसीनो में ही चेंज करेगा। इसके लिए जू जेंगपिंग 1998 में यूक्रेन गए और 4 दिनों की नेगोशिएशंस के बाद और काफी रिश्वत देने के बाद फाइनली ये डील हुई $20 मिलियन में, और उसमें भी ये पेमेंट की गई 1 साल बाद, जिसके लिए $10 मिलियन की लेट फी भी पे की गई। और देखिए इस स्टोरी का कई न्यूज़पेपर्स में बाद में खुलासा हुआ, हालांकि चाइना ने ओपनली इस बात को कभी एक्सेप्ट नहीं किया। और शायद आप लोगों को जानकर हैरानी हो कि यूक्रेन से चाइना शिप को लाया गया टो करके, यानी खींचकर किसी दूसरी बोट द्वारा, लेकिन जैसे ही वो टग बोट इस शिप को लेकर बोस्फोरस स्टेट के पास पहुंची तो तुर्की ने इसको वहां से पास होने की परमिशन देने से मना कर दिया, और इस वजह से शिप तकरीबन 16 महीनों तक ब्लैक सी में ही घूमता रहा। और इसको खींचने वाली बोट का जो किराया था वो था $8,500 पर डे। अगस्त 2001 में तुर्की ने फाइनली परमिशन दी इस शिप को बोस्फोरस स्टेट से पास करने के लिए। एक और बड़ी प्रॉब्लम थी, देखिए सुएज कैनाल से कोई भी डेड शिप पास नहीं हो सकता। इसका मतलब कोई भी ऐसा शिप जिसका अपना पावर सोर्स ना हो उसको सुएज कैनाल से पास नहीं होने दिया जाता, और इसीलिए इस शिप को लेकर आना पड़ा स्टेट ऑफ जिब्राल्टर से, अराउंड द केप ऑफ गुड होप और फाइनली स्टेट ऑफ मलक्का के थ्रू। और इसने सफर तय किया लगभग 17,500 मील का, यानी 28,200 किलोमीटर का। और इसकी तब टोटल कॉस्ट पड़ी जो चाइना ने पे की यूक्रेन गवर्नमेंट को $25 मिलियन, $5 लाख पे किए गए ट्रांजिट फी के रूप में, और $5 मिलियन पे किए गए इसको टो करने की फीस। और इसको टो करने में यूक्रेन से चाइना तक लगे लगभग 20 महीने। लेकिन देखिए एक और इंटरेस्टिंग चीज है, बाद में जू जिनपिंग ने 2015 में दावा किया कि इस शिप को खरीदने के लिए उसे अपनी जेब से $120 मिलियन देने पड़े थे, और चाइना ने उसके लिए इसको रिम्बर्स ही नहीं किया, और वो पिछले 18 साल से इसी कर्ज का भुगतान कर रहे हैं। लेकिन तमाम मुश्किलों के बावजूद फाइनली ये एयरक्राफ्ट कैरियर 2002 में चाइना के डालियन पोर्ट पर पहुंच गया, और फाइनली इसके इंजन इंस्टॉल किए गए 2011 में, और बाद में चाइना ने 2012 में इसको लॉन्च कर दिया एज एन एयरक्राफ्ट कैरियर। और अब रशिया की अल्ट्रा नेशनलिस्ट पार्टी के लीडर चाहते हैं कि रशिया चाइना के इस फर्स्ट एयरक्राफ्ट कैरियर को वापस खरीद ले। हालांकि देखिए ऐसा होने के चांसेस बिल्कुल ना के बराबर है। इस वीडियो में इतना ही, नेक्स्ट वीडियो में जल्द मिलेंगे। धन्यवाद।